नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम भारत पर अमेरिकी टैरिफ के बाद की स्थिति और रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा अपडेट पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। आज दो देशों की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान में द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में एससीओ समिट में होंगे शामिल। शांति वार्ता के बीच भीषण हमला, कीव पर कम से कम 17 की मौत। ईयू और ब्रिटिश काउंसिल की इमारत भी क्षतिग्रस्त। यूरोप की कड़ी प्रतिक्रिया, रूसी राजदूत को किया तलब, दर्ज कराया कड़ा विरोध। चीन की विजय परेड में पुतिन, किम समेत 2 दर्जन से अधिक विदेशी नेता होंगे शामिल। जापान ने जताई नाराजगी। परेड में चीन अपने सैकड़ों विमान, टैंक और एंटी ड्रोन सिस्टम सहित आधुनिक हथियारों का करेगा प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ फिर से प्रतिबंधों की प्रक्रिया होगी शुरू। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ तेहरान की बातचीत रही बेनतीजा। प्रतिबंधों के खिलाफ ईरान ने IAEA के साथ सहयोग नहीं करने की दी धमकी। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत और अमेरिका की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद की स्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। सरकार के सूत्रों की ओर से बताया गया है कि एक तरफ अमेरिका से बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, तो वहीं भारतीय सामानों के लिए वैकल्पिक बाजारों की तलाश भी शुरू हो गई है। इस सब के बीच अमेरिका की ओर से भी बातचीत के संकेत मिल रहे हैं। वहीं अमेरिकी राजनीति में भी भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। भारत सरकार ट्रंप टैरिफ को बेअसर बनाने में जुट गई है। बातचीत के दरवाजे खुले रखने के साथ ही वैकल्पिक रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस संबंध में कह चुके हैं कि भारत बाहरी दबाव का सामना करेगा। उन्होंने जनता को यह भी भरोसा दिलाया कि किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों का हित उनकी प्राथमिकता है। अब तक भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट अपने तेवर ढीले करते नजर आए। टैरिफ लागू होने के दिन ही उन्होंने इसका हल निकाल लेने के संकेत दिए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते भले ही जटिल हों, लेकिन दोनों देशों में सहमति की गुंजाइश बनी हुई है। अमेरिका ने भारत पर पहले 25%, लेकिन बाद में रूस से तेल खरीदने के कारण 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। बढ़ी हुई दरें 27 अगस्त से लागू हो गई हैं। हालांकि भारत ने रूसी तेल खरीद के लिए निशाना बनाने को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है। बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आखिरकार इन देशों को साथ आना ही है। एक तरफ अमेरिकी वित्त मंत्री कूटनीतिक रास्ते से टैरिफ तनाव को कम करने के संकेत दे रहे हैं, तो वहीं ट्रंप के कारोबारी सलाहकार पीटर नवारो अपने मनमाने बयान को जारी रखे हुए हैं। हालांकि वो अपने बयानों से काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। अब वो रूस यूक्रेन युद्ध को नई दिल्ली की जंग बताकर खुद घिरते दिखाई दे रहे हैं। टैरिफ का मुद्दा अमेरिकी राजनीति में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इसे भेदभावपूर्ण और रणनीतिक रूप से गलत करार दिया है। उनका कहना है कि यह कदम न केवल अमेरिका भारत संबंधों को कमजोर कर रहा है, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। साथ ही चीन और अन्य देशों को रियायत देने पर ट्रंप प्रशासन को निशाने पर लिया, जबकि वो भारत से ज्यादा मात्रा में रूस से तेल खरीद रहे हैं। इस बीच नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने कहा कि ट्रंप का टैरिफ भारत के लिए एक चेतावनी है। भारत ने कई मौकों पर वैश्विक दबाव के आगे झुकने से इनकार किया है। इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। साफ है कि ये रूसी तेल का मामला नहीं है, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता का मामला है।
और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल पद्मनाभन, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनिल जी, पहला सवाल आपके सामने ये रखना चाहेंगे कि जो 50% टैरिफ है वो अब लागू हो गया है, इसका क्या कुछ असर आप भारत पर देख रहे हैं? चंद्रशेखर जी, इसका सबसे ज़्यादा असर तो भारत के एक्सपोर्ट्स पर ही होगा पहले तो, लेकिन तुरंत नहीं होगा क्योंकि काफ़ी एक्सपोर्टर्स ने मतलब इसको डिस्काउंट कर लिया था और पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दिए थे और डिलीवर भी हो चुके थे। तो 2-3 महीने में इनका असर, अगर अमेरिका इनको वापस ना ले तो फिर हमें असर दिखने लग जाएंगे। दूसरा इसका जो फॉल आउट रहेगा वो है ये जो सेक्टर्स हैं, खास करके जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, तो उनमें जो रोज़गार है उस पे नुकसान का एक डर है। और जो मध्यम और स्मॉल एंटरप्राइज हैं, इनको इनको ऋण का प्रॉब्लम होगा। मतलब ये अगर कैश फ्लो नहीं रहे तो इनके बॉटम लाइन पर भी असर होगा। तो ऐसी इमीडिएटली इन्हीं 3 मुद्दों पे असर होगा। और ऑफ कोर्स फाइनली भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं ये थोड़े कमज़ोर तो डेफिनेटली हो गए हैं अनिल इसके जी, इस बाद। सब के बीच जो भारत सरकार के सूत्र हैं उनका ये कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता खुला हुआ है और दोनों तरफ से बातचीत की पूरी कोशिशें जारी हैं और किसी तरह से इस मामले को सुलझाया जाए ये कोशिश की जा रही है। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? चंद्रशेखर जी, ये तो बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि कल कल भी एक अफसर, फॉरेन मिनिस्ट्री अफसर ने बोला था कि बातचीत चल रहा है। तो बातचीत तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे मतभेद होते रहते हैं, ये पहली बार नहीं है भारत और अमेरिका के बीच में मतभेद। आपको याद होगा, मतलब हाल में ही हुआ है 2005 में, जब वो सिविल न्यूक्लियर डील का जो समझौता हो रहा था, उस टाइम पे भी काफ़ी गहरे मतभेद थे। लेकिन वो सलाह हो गया और वो डील साइन हो गया। तो उम्मीद, बट इसमें फ़र्क ये है कि जिस तरीके से ये राष्ट्रपति ट्रंप का जो व्यवहार है, जो पब्लिकली कंडक्ट करते हैं डिप्लोमेसी, इसमें ये कूटनीति में एक समस्या खड़ी कर रहे हैं। और इनके जो एडवाइज़र हैं, जैसे आपने भी उनको अपने इंट्रोडक्शन में उनके प्रतिक्रियाओं को हमारे सामने रखा, मतलब एक कठोर सा व्यवहार है और कठोर लैंग्वेज है। ये ऐसे पब्लिक डायलॉग डिप्लोमेसी में, कूटनीति में ये बिल्कुल ऐसे कोई नहीं करते, रिश्ते पब्लिक में नहीं करता कोई कंडक्ट। तो इसी का ये बड़ी समस्या ये है। लेकिन उम्मीद है, बातचीत है तो बातचीत से मसलों का हल होगा। ठीक है। इसी यही उम्मीद लेके एक चलते और खबर जो हमें सूत्रों के आधार पर मिल रही है वो खबर ये है कि भारत एक और बातचीत का जो रास्ता है उसको अख्तियार किए हुए है और दूसरी ओर वैकल्पिक बाजारों की तलाश भी शुरू हो गई है। वैकल्पिक बाजारों की जो तलाश है ये कितनी महत्वपूर्ण है इस समय पर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अमेरिका के, मतलब इस व्यवहार के पहले से ही भारत को ये शुरू करना था, क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेड की स्थिति है बहुत ही कमज़ोर है। तो हमारे जो मार्केट हैं वो वैसे भी श्रिंक होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प टैरिफ्स लगे हैं, हर देश अब एक इनवर्ड लुकिंग हो रहा है, तो मार्केट्स मुश्किल है। लेकिन भारत को इसका तजुर्बा है। आपको याद होगा 9/11 के टाइम पे हमारे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था मार्केट अमेरिका का। आज वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन उतना महत्व नहीं है जितना से 9/11 के टाइम पे था, पर 15 साल पहले। तो उम्मीद है कि ये मार्केट का जो एक्सेस बढ़ा रहे हैं, ये कोशिश जारी रहेगा। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भारत के लिए कोई अकेला ये आपदा नहीं है। ये राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा व्यवहार दोस्तों से भी कर रहे हैं, दुश्मनों से भी कर रहे हैं, उल्टा दुश्मनों से कम कर रहे हैं। तो आज ही खबर आई है कि जापान का जो ट्रेड नेगोशिएटर है, उन्होंने ट्रिप ही कैंसिल कर ट्रिप दिया, कैंसिल कर दी जी। जिनको वॉशिंगटन जाना था। तो मतलब और देश भी इस संकट में है, भारत अकेला नहीं है। तो उम्मीद है कि सब देशों से एक प्रेशर रहेगा अमेरिका पे अनिल जी, कि यहाँ पर ये भी ये। जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ब्रिटेन के साथ एफटीए हुआ है, यूरोपियन यूनियन के साथ डील चल रही है, वो भी होने वाली है बहुत जल्द, और कौन कौन से ऐसे व्यापारिक संगठन या बाजार हो सकते हैं जहां भारत अपने विकल्प तलाश सकता है आने वाले समय में? अभी जो
एक अमेरिका के साथ रहता है, वो बड़ा देश जो है। बाकी जो है वो भारत, आप इनका एक पैटर्न देख लीजिए। पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएई, फिर यूके, अब यूरोपियन यूनियन, और अब ये अमेरिका के साथ बातचीत चल रहा है, लेकिन अभी तो कुछ होगा नहीं। तो ये सारा एक पैटर्न है कि भारत के जो स्ट्रेटेजिकली एलाइज है ये, तो फ्यूचर में जो एफटीए भारत ढूंढेगा इसी अंदाज से ढूंढेगा, बिकॉज ये एक नया एक मतलब प्रिंसिपल हो गया ग्लोबल ट्रेड में। पूरी जो ज्योमेट्री है ग्लोबल ट्रेड का बदल गया है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इतना तगड़ा हो गया है। तो बिल्कुल अनिल जी, इस सब के बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो एक तरह का नैरेटिव बनाया हुआ था कि अमेरिका टैरिफ लगा देगा तो भारत को काफ़ी, भारत के बाजार हिल जाएंगे, भारत को काफ़ी भारत पर असर पड़ेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब टैरिफ लगे हुए 1-2 दिन हो गए हैं, भारत के बाजारों पर, शेयर बाजार की हम बात करें, उस तरह का असर दिखता नहीं है। हाँ चंद्रशेखर जी, सेंटिमेंट जो है वो इतना मतलब सबने डिस्काउंट कर लिया। पिछले एक हफ्ते से मार्केट थोड़ा गिर रहा था, तो अभी डिस्काउंट कर लिया है। लेकिन आपको मतलब हम सबको मालूम है कि भारत संकट के टाइम पे, आप कोई भी संकट ले लो, 91 का आर्थिक संकट, फिर कोविड का जो आपदा आया, उसके बाद जो संकट आए, हर संकट से भारत इसको संभाल लेता है, और संभाल भी नहीं लेता, रिबाउंड करता है। तो संकट कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है। हमें जो है अपना भारत का जो आर्थिक स्थिति है कॉम्पिटिटिव नहीं है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, तो इस पे फोकस लगाना करना चाहिए भारत को इस वक्त, ये क्राइसिस का एक मौका पाके। तो रिफॉर्म्स अंतिम करिए, एक सवाल देश को आपसे जानना कॉम्पिटिटिव चाहूंगा अनिल बनाइए, जी, क्योंकि ताकि भारत हमारे और अमेरिका के बीच में जो गुड्स। संबंध हैं वो काफ़ी पारंपरिक संबंध हैं, और वो सामरिक रूप से भी आप कहें तो भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं अपने आप ही एक प्राकृतिक रूप से वो नज़दीक आ जाते हैं दोनों देश। ऐसे में भारत और अमेरिका के संबंधों को कितना नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ जो अमेरिका के अंदर में डेमोक्रेट्स की बात करें या कई अन्य नेताओं की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं चिंता जता रहे हैं भारत के साथ संबंध खराब होने को लेकर के। बिल्कुल। सी चंद्रशेखर जी, ये 25 साल से ये रिश्ता बना है, तो पिछले 6 महीने में इतना इसका हाल बिगड़ा है। तो और एक बात हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ट्रेड का जो रिलेशनशिप है, ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का सबसेट है। मतलब स्ट्रेटेजिकली दोनों देशों में अभी भी संबंध है। मतलब थोड़े डिफरेंसेस आ गए हैं, लेकिन कोई दरार इतना बड़ा नहीं है कि वो मतलब ब्रिज नहीं हो सकता। ठीक है। वो तो प्रधानमंत्री पे है और उनकी जो कूटनीति टीम है। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार एक और महत्वपूर्ण खबर। जनधन बैंक खाता ना होता तो यूपीआई ना होता, यूपीआई ना होता तो आज इतनी आसानी से व्यापार नहीं हो रहा होता, व्यापार नहीं होता तो मेरा घर संसार बसा नहीं होता। जनधन बैंक खाता ना होता तो बैठे बैठे पैसा गांव नहीं भेज पाते, गांव पैसा नहीं भेज पाते तो खुद जाना पड़ता, खुद जाते तो रिक्शा बंद रहता, रिक्शा बंद रहता तो भाई हमारी सवारी कोई और ले जाता। 11 साल में 56 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते खुले हैं, जिनमें से 67% खाते गांव कस्बों में खुले हैं। गरीबों ने इसमें 2,60,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए हैं। बैंक खाता नहीं, ये है स्वाभिमान। पीएम जनधन योजना के 11 साल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है।
यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में बातचीत और शांति प्रस्तावों का दौर चल रहा है और उस पर काम हो रहा है, तो दूसरी ओर रूस लगातार यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है और नए इलाकों पर कब्जा कर रहा है। ताज़ा हमले में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कहर बरपा दिया। इस हमले की यूरोपीय देशों ने कड़ी निंदा की है और रूस पर शांति के लिए गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। आइए आपको युद्ध की ताज़ा स्थिति पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ बातचीत करेंगे। हफ्तों की कूटनीतिक कोशिश के बीच गुरुवार तड़के रूस मिसाइलों और ड्रोन के साथ यूक्रेन की राजधानी कीव पर टूट पड़ा। हमला इतना भीषण था, पूरा शहर धमाकों से दहल उठा। हमले में 4 बच्चों समेत कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेनी सेना की माने तो रूस ने रात भर में 629 ड्रोन और मिसाइलें दागी। हालांकि यूक्रेन इनमें से अधिकतर को मार गिराने का दावा कर रहा है, लेकिन कई मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिर गई। करीब 100 इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें शहर के बीचों बीच स्थित एक शॉपिंग मॉल भी शामिल है। इस हमले में यूक्रेन में यूरोपीय संघ के मिशन की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। हमले में ब्रिटिश काउंसिल मिशन के क्षतिग्रस्त होने के कारण वहां फिलहाल काम रोक दिया गया है। EU ने ब्रुसेल्स में रूस के राजदूत को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया है। ब्रिटेन ने भी रूसी राजदूत को बुलाकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है, हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों, ड्रोन के सटीक इस्तेमाल से लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। रूस ने रिहायशी इलाकों के बजाय यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाने की बात कही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस बातचीत की मेज पर आने के बजाय बैलिस्टिक मिसाइलें चुन रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि सीज फायर को नकारने और बातचीत से बचने की रूस की लगातार कोशिशों के लिए नए और कड़े प्रतिबंधों की जरूरत है। EU प्रमुख ने कहा है कि हमले से पता चलता है कि रूस किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। हम जल्द ही कड़े प्रतिबंधों के अपने 19वें पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यूक्रेन की रक्षा और पुनर्निर्माण में योगदान देने के लिए रूस की जब्त संपत्तियों पर काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने हमले की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा कि यूक्रेन पर एक ही रात में 629 मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए। यही रूस की शांति की अवधारणा है। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, पुतिन बच्चों और नागरिकों की हत्या कर शांति की उम्मीदों को नष्ट कर रहे हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस के हमलों का जवाब देना जरूरी हो गया है। यूरोप की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद रूस ने कहा है कि वो बातचीत को जारी रखने के पक्ष में है, लेकिन हमले के बाद से यूरोप का गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगता है कि पुतिन शांति वार्ता नहीं चाहते हैं। अगले दौर की वार्ता के लिए शुक्रवार को न्यूयॉर्क में अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारी मुलाकात कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन। उनसे हम बातचीत करेंगे। विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, एक तरफ तो रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने के लिए काफी कूटनीति चल रही है, हर कोई चाहता है कि वहां पर युद्ध रुक जाए, लेकिन पुतिन लगातार जिस तरह से यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं, क्या कुछ कहती है पुतिन की रणनीति? और देखिए, ये जो अभी हालात हैं ये बहुत गंभीर है और अब ये युद्ध को 3.5 साल हो गया है। पहली बात तो मैं ये समझना चाहिए, कोई इसको युद्ध को रोकने के लिए तैयार है? मेरे को तो लगता है जिस प्रकार हालात हैं, आप देखिए यूरोप यूनियन का पूरा सपोर्ट है, वो सपोर्ट हथियार के तौर पे दे रहे हैं। अभी बात करते हैं जब ये सीज फायर खत्म हो जाएगी या पीस हो जाएगा तो हम ट्रूप्स भी डिप्लॉय करेंगे, लेकिन वो इतना ही, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हथियार ही दे रहे हैं। अमेरिका भी यही कोशिश कर रहा है कि ये शांति पीस प्रोसेस हो जाए,
लेकिन ऑन ग्राउंड जो भी हालात हैं, पहली बात आज 4 ओब्लास्ट इनके कब्जे में है, रूस के कब्जे में, और तकरीबन डोनेट्स्क भी अभी 80% हो चुका है। और डोनेट्स्क का अगर इलाका अगर पूरा इसमें कब्जा हो गया तो मेरे ख्याल उसके बाद तो इनकी लड़ने की क्षमता और कमजोर हो जाएगी यूक्रेन की। तो कहने का मतलब है जमीनी हालात को देखते हुए सब कुछ आज यूक्रेन के खिलाफ है और अकेला ज़ेलेंस्की लड़ा है और अपने जवानों के साथ, लेकिन अभी ये स्टेट भी आ गई कि उसका लड़ने के लिए लोग भी नहीं है। आपने देखा रशिया के पास भी नहीं है। रशिया ने पहले चेचन रिबेल्स बुलाए, उसके बाद नॉर्थ कोरियंस को बुलाया। आपको पता है तकरीबन 9,000 10,000 उन्होंने नॉर्थ कोरियंस को बुलाया कुर्स को क्लियर करने के लिए। तो दोनों तरफ फौज में ये ट्रुप्स की कमी है। लेकिन जहां तक ये ड्रोन्स का है सवाल है, मिसाइल्स का सवाल है, ये दोनों पलड़ों का आपसी में तकरीबन बराबरी है, पर रूस की इसमें एज है। और रूस में अभी आपने देखा किस प्रकार इतना तगड़ा हमला किया है कीव में, और रोज ही अभी हमले बढ़ते जा रहे हैं। 629 सर, यहाँ पर समझ में ये नहीं आता कि पुतिन बार बार बोल रहे हैं कि वो शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, वहां पर युद्ध को रुकवाने के लिए तैयार हैं, और ज़ेलेंस्की वाकई जो यूक्रेन की सेना है वो काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड पे ये हो रहा है कि हर रोज़ रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। जापोरिज़े, खेरसोन, उसके अलावा डोनियास्क की हम बात करें, इन इलाकों को छोड़ करके जो नए इलाके हैं वहाँ भी हमला शुरू कर दिया है रूस ने। अब बिल्कुल देखिए, रूस की स्ट्रेटेजी अब साफ है। वो एक तो पूरा डोनेट्स्क का इलाका उनको चाहिए, वो उन्होंने पहले भी वो बोला था कि आप ये खाली कर दिए और जितने आपके वहां सोल्जर्स हैं इसको विड्रॉ करिए। दूसरा स्ट्रेटेजी ये है कि वो हर हालत में नाटो या यूरोपियन सोल्जर्स को वहां डिप्लॉय होने नहीं देंगे। इसका मतलब सिक्योरिटी गारंटी जो कीव को चाहिए वो नहीं मिलेगी, और कीव चाहता है कि इसको सिक्योरिटी गारंटी मिले, अमेरिकन ट्रूप्स आएंगे नहीं। तो ये बड़ा एक स्टेलमेट की सिचुएशन हो गई है, और स्टेलमेट में पीस प्रोग्रेस की बात हो ही नहीं सकती है। अब मेरे को लगता है प्रेसिडेंट ये पुतिन ये चाहते हैं कि इनके ऊपर इतना हमला किया जाए कि आखिरी में वो भी जाके अपने घुटने टेक दें, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी इस स्थिति ऐसी हो गई है। और आज तो प्रेसिडेंट ट्रम्प तो भारत को ब्लेम कर रहे हैं कि ये लड़ाई कब की खत्म हो जाती तो ये भारत एक स्टम्बलिंग ब्लॉक हो रखा है। तो कहने का मतलब है सब अपनी कमी पेशी छुपाने के लिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद क्लियर नहीं है वो चाहते क्या है। अमेरिका आज शांति का दूत बन रहा है, लेकिन यही अमेरिका, अगर हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा मदद की है यूक्रेन को। बिल्कुल। तो और अभी भी आप, मेरे को लगता है देखिए ये 2-3 हफ्ते के अंदर अगर ये होता रहा तो बाइडेन तो क्या, अभी ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि अभी ये जो मीटिंग हुई थी आपको पता है वाशिंगटन में, उसमें भी ये ज़ेलेंस्की की भी डिमांड थी और यूरोप यूनियन की भी कि हमको इनको काफी हथियार बारूद देना चाहिए। तो हो सकता है कि और सैंक्शंस लगे, अगर ये पुतिन ना रुके सैंक्शंस लग सकते हैं, लेकिन सैंक्शन से भी अभी तक क्या लड़ाई तो रुकी नहीं है। चलिए सर, ठीक है, अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से इस युद्ध को रोका जाएगा, क्योंकि हालात काफी खराब हो चुके हैं और जिस तरह के संकेत वहां से मिल रहे हैं उससे लगता नहीं कि अभी ये युद्ध कहीं भी रुक पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे, 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जीत गया क्या? 500। नई स्किन अपग्रेड है, सिर्फ 2500। फिर तुम अपने सारे दोस्तों को हरा सकते हो हमेशा। दिखा जरा, ये तो पक्का फ्रॉड है। ये गेम इसके सब दोस्त खेलते हैं। 143K डाउनलोड है। ये कहाँ फेमस है? भैया दिला दो ना। ऐसी गेम से दूर रहना है, ये एक नशा है। आज 2500 का है, कल 25,000 का लगेगा। ऐसे ही तो फ्रॉड के लूप में फंसाते हैं। लेकिन असली गेम कुछ और ही है। पैसे भी ले लेंगे और हो सकता है तुम्हारे फोन का एक्सेस भी, और फिर हमें ब्लैकमेल करेंगे। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों में फंसकर मत करो कोई ट्रांजैक्शन। इंडिया, स्टॉप, थिंक, देन टेक एक्शन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन 3 सितंबर को चीन में होने वाली मिलिट्री परेड में शामिल होंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित गैर पश्चिम के 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। चीन में होने वाली ये विजय दिवस परेड जापान के साथ हुए युद्ध की 80वीं सालगिरह के मौके पर होगी। चीन इस परेड में अपने नए हथियार दिखाएगा, जिनमें सैकड़ों विमान, टैंक और एंटी ड्रोन सिस्टम शामिल हैं। ये पहली बार होगा जब उसकी सेना की नई ताकत पूरी तरह परेड में दिखाई जाएगी। फ्रांस में अल्पमत की सरकार चला रहे प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू ने 8 सितंबर को विश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। वहीं विपक्षी दलों ने कहा है कि वे 8 सितंबर को होने वाले विश्वास मत में अल्पमत सरकार को गिरा देंगे। इससे देश का उद्योग जगत काफी घबराया हुआ है। उनको देश में फिर से मंदी की आशंका है। अगर सरकार गिरी तो यूरो क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फिर से संकट में पड़ जाएगी। अमेरिका को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों ने गाजा में भुखमरी को मानव निर्मित त्रासदी बताया है। एक संयुक्त बयान में परिषद के 14 सदस्यों ने भुखमरी को हथियार बनाने की निंदा की और कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों के खिलाफ है। इन सभी देशों ने गाजा में जल्द से जल्द युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता मुहैया कराने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद गुरुवार को लेबनान में लंबे समय से चल रहे शांति मिशन को 2026 के अंत तक बढ़ाने के लिए मतदान करेगी, जिसके बाद ये अभियान 1 साल तक और चलेगा और उसके बाद वापसी का दौर शुरू होगा। 1978 में स्थापित लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल इजरायल से लगती लेबनान की दक्षिणी सीमा पर गश्त करता है। इस अभियान का कार्यकाल हर साल नवीनीकृत किया जाता है। मैक्सिको ने अमेरिका को डाक और पार्सल भेजने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। मैक्सिको ने यह फैसला डी मिनिमस छूट खत्म होने और नियमों में जारी अस्पष्टता को लेकर किया है। दरअसल डी मिनिमस छूट के तहत $800 से कम कीमत वाले पार्सल अमेरिका में बिना टैरिफ के भेजे जा सकते हैं। हालांकि 29 अगस्त को ये छूट समाप्त हो रहे हैं, लिहाजा मैक्सिको ने यह कदम उठाया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ यूएन प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की कवायद करने जा रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वार्ता बेनतीजा रहने के बाद इन देशों ने ये निर्णय लिया है। इस सबके बीच ईरान फिलहाल जांच एजेंसी के साथ पूर्ण सहयोग पर सहमत नहीं हुआ है।